जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनी ने घुटने टेक दिए थे, वहां अकेला एयरटेल ही था जिसने जियो वेब का डट कर मुकाबला किया। ये वो समय था जब ना तो BSNL के लिए सरकार का सपोर्ट कम आया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी होने के बावजूद वोडाफोन सर्वाइव कर सका। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज़्यादा समय तक नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो भला डूब कैसे सकती है। साइकिल की पार्ट बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया वो किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं सुनील मित्तल की वो इंस्पिरेशनल स्टोरी जो ना किसी बिजनेस टाइकून बनने तक की है बल्कि उस जज्बे और संघर्ष की भी है जिसने एयरटेल को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, सुनील मित्तल की कहानी स्टार्ट होती है 1957 से, जब कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता और सांसद सतपाल मित्तल के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुनील भारतीय मित्तल। अब फैमिली बैकग्राउंड को जानकर आपको लग रहा होगा कि सुनील की लाइफ कितनी आसान रही होगी, लेकिन रुकिएगा, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ के हर स्टेज पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि शायद कोई और होता तो हार मान लेता। असल में सुनील मित्तल ने अपने लिए अलग ही सपना देखा था। वो पापा की तरह एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसीलिए 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया था। और पता है वो भी किस चीज़ का बिजनेस है? बहुत छोटे लेवल पर बाइसिकल पार्ट बेचने का बिजनेस, और इसके लिए भी उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपये उधार लिए थे। अब यह सुनील मित्तल का पहला बिजनेस था। ऐसे में ना तो उन्हें मार्केट की सही जानकारी थी और ना ही कॉम्पिटिटर्स की, इसीलिए शुरुआत में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की बारीकी को समझने शुरू कर दिया, जिससे थोड़ी टाइम बाद उन्हें इस इंडस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन उन्होंने ये भी अंदाज़ा हो गया था कि इस काम में मार्जिन बहुत कम है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी लिमिटेड है। ऐसे में ये बिजनेस उनके सपने को उड़ान बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। इसीलिए उन्होंने अपनी इस बिज़नेस को बंद करके कई अलग अलग बिजनेस में हाथ पैर मारे, लेकिन किसी में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही। और फिर इतने सारे फेलियर्स के बाद अब सुनील मित्तल निराश होने लगे। लेकिन तभी उन्होंने 1980 में ऐसा मौका हाथ लग गया कि जिससे वो फिर से सक्सेस की ओर बढ़ने लगे। असल में जापान के एक कंपनी सुजुकी अपने पोर्टेबल जनरेटर्स को इंडिया में बेचने के लिए किसी लोकल इंपोर्टर की तलाश में थी, और फिर इसी मौके का ही फ़ायदा उठा करने के लिए सुनील मित्तल ने सुजुकी के साथ में पार्टनरशिप कर ली और उसके जनरेटर्स को इंडिया में भी इंपोर्ट करके बेचने लगे। अब सुनील मित्तल के इस कंपनी का शुरुआती गोल था कि इन जनरेटर्स को स्ट्रीट साइड वेंडर्स जैसे कि समोसे वाला, टिक्की वाला, सब्जी वाले को ठेले पर लगाया जाए। लेकिन बहुत जल्द ही सुनील मित्तल के समझ आ गया था कि वो गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरेटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन छोटे ऑफिसेस और दुकानों को थी जिन्हें बार बार पावर कट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सुनील मित्तल की इस नई स्ट्रेटेजी के चलते पोर्टेबल जनरेटर्स की भी डिमांड खूब बढ़ी और लोग इन्हें दुकानें और छोटे ऑफिसेस के साथ साथ अपने घरों में भी लगाने लगे। इस बिजनेस से सुनील ने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन सिर्फ 1983 तक, क्योंकि 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टेबल जनरेटर्स को इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था ताकि इंडिया में इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और फॉरेन एक्सचेंज की बचत की जाए। लेकिन सरकार का ये कदम सुनील के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका सारा कारोबार एक ही झटके में बंद हो गया। अब कुछ समय तक बेरोजगार रहने के बाद सुनील मित्तल ने सोचा कि क्यों ना फॉरेन जाकर कोई दूसरा बिजनेस किया जाए। इसी इरादे के साथ वो ताइवान पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पर कुछ पुश बटन वाले टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इंडिया में उस टाइम सिर्फ रोटरी डायल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा था। अब यही से उन्हें एक नया बिजनेस आइडिया भी आ गया, इस नई टेक्नोलॉजी को इंडिया से रूबरू कराया जाए। लेकिन चाहे पुश बटन हो या फिर रोटरी डायल, दोनों का काम तो कॉल ही करना होता था। ऐसे में पुश बटन लाने का मकसद क्या सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड फ्लो करना था? बिल्कुल भी नहीं। असल में रोटरी डायल फ़ोन में हर नंबर को घुमाकर डायल किया जाता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ ही बार बार घुमाने की वजह से वो अक्सर ख़राब हो जाता था। जबकि पुश बटन वाले फ़ोन का इस्तेमाल करके फास्ट और डिजी डायल किया जाता था। इसमें स्पीड डायल भी और रिडायल भी
की सुविधा थी जो कि कॉलिंग को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता था। इसीलिए 1984 में सुनील मित्तल ने ताइवान की कंपनी किंगटेल से पुश बटन फ़ोन्स को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिए। और दोस्तों, जब कुछ टाइम के बाद इसकी डिमांड खूब ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन उन्हें पता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि BTL नाम की कंपनी बनाई और जर्मनी की कंपनी सीमेंस के साथ टाई अप करके इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन वाले फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करने लगे।